जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के जेम्स बॉन्ड MiG-25 फोक्सबैट एयरक्राफ्ट के बारे में। यह एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में 1981 में शामिल किया गया था और 2006 में रिटायर कर दिया गया था। यह एयरक्राफ्ट इतना सीक्रेट एयरक्राफ्ट था कि इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर को भी इसके बारे में नहीं पता था और भारत के दुश्मनों को इसके बारे में पता हो यह तो सवाल ही नहीं उठता। और इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के 42 पायलटों के द्वारा ही उड़ाया गया था तथा ये पायलट्स इंडियन एयरफोर्स के काफ़ी एक्सपीरियंस फाइटर पायलट होते थे। MiG-25 की सीक्रेसी को ध्यान में रखते हुए इस एयरक्राफ्ट को बरेली एयरबेस में ही असेंबल किया गया था, यानी कि रशिया से सिर्फ हमने इस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को खरीदा था तथा अपने देश में ही उन पार्ट्स को जोड़कर इस एयरक्राफ्ट को तैयार किया था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में क्यों शामिल किया गया तथा इसे जेम्स बॉन्ड का दर्जा क्यों दिया गया और इस एयरक्राफ्ट की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ थी, इसके क्या क्या अचीवमेंट थी तथा इस एयरक्राफ्ट का क्या इतिहास रहा है। यह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एयरक्राफ्ट के इतिहास से। 1960 के दौरान जब USSR को अमेरिकन के बॉम्बर से खतरा महसूस हुआ जो कि काफ़ी ऊंचाई पर उड़ सकते थे और उस समय के किसी साधारण फाइटर जेट के द्वारा उन बॉम्बर्स को इंगेज नहीं किया जा सकता था, इसलिए USSR ने USA के उन बॉम्बर्स फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए MiG-25 को डेवलप किया, जिसने अपनी पहली उड़ान 1964 में भरी। शुरुआत में MiG-25 एक काफ़ी सीक्रेट फाइटर जेट था, फिर 1976 के बाद USSR ने इसकी सीक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इसे अपने मित्र देशों के लिए भी अवेलेबल करा दिया। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की इंडियन एयरफोर्स में क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, 1980 के दशक में जब सैटेलाइट सर्वेलेंस संभव नहीं था तो हमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी जो कि दुश्मन पर नज़र रख सके और स्पाई मिशंस को अंजाम दे सके। इसलिए 1981 में इंडियन एयरफोर्स में 10 MiG-25 को शामिल किया गया, जिसमें से 2 फाइटर एयरक्राफ्ट ट्विन सीटर थे तथा बाकी के 8 फाइटर एयरक्राफ्ट सिंगल सीटर थे। इस फाइटर जेट को रो के सीक्रेट मिशंस के लिए भी यूज़ किया जाता था, जिससे कि रो की कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। अगर हम इस जेट की स्पेसिफिकेशन और कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो यह फाइटर जेट 90,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था और अपने 1200 mm के कैमराज से पंजाब तथा कश्मीर में उड़ते हुए ही पाकिस्तान की HD फोटोग्राफ को कैप्चर कर सकता था। इस फाइटर जेट की क्रूज स्पीड 2.8 मैक यानी कि 3500 किलोमीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम स्पीड 3.2 मैक थी, जिससे कि इस स्पीड के द्वारा ही यह मिसाइल को भी बीट कर सकता था। और शायद इसकी स्पीड तथा सर्विस सीलिंग को ध्यान में रखते हुए ही इस एयरक्राफ्ट में सेल्फ डिफेंस सिस्टम तथा कोई वेपन नहीं लगाए गए थे, क्योंकि जिस हाइट पर यह एयरक्राफ्ट उड़ सकता था उस हाइट पर उस समय के रडार की भी पहुंच नहीं थी। तो आइए अब हम जानते हैं इस एयरक्राफ्ट के इम्पोर्टेंट मिशंस और अचीवमेंट के बारे में। 1997 में जब यह फाइटर जेट पाकिस्तान में अपने मिशंस को पूरा करके वापस लौट रहा था, तब इस फाइटर जेट के पायलट ने अचानक सबसोनिक स्पीड से सुपरसोनिक स्पीड पर जब इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया तो एक सोनिक बूम जनरेट हुआ, जिससे पाकिस्तान का आसमान दहला गया। और यह अभी तक सीक्रेट है कि इस इंडियन एयरफोर्स के सामने काफ़ी कमज़ोर और असहाय है तथा इसी पर पाकिस्तान का कहना था कि इंडियन एयरफोर्स ने इस्लामाबाद में उनके कुछ सामरिक ठिकानों की फ़ोटो कैप्चर की है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे साफ इनकार कर दिया था। और जब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स इस फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए कुछ समझ पाती, तब तक यह फाइटर जेट अपने एयरबेस पर सेफली लैंड भी हो चुका था। अगर इस एयरक्राफ्ट के सेकंड मिशन के बारे में बात करें तो 1999 में कारगिल वार के दौरान इस फाइटर जेट का यूज़ किया गया था, क्योंकि कारगिल वार में हमें दुश्मन की एक्यूरेट पोजीशन का नहीं पता था,
तो इस फाइटर का यूज़ किया गया और दुश्मन की एक्यूरेट पोजीशन का पता लगाया गया, जिससे ऑपरेशन श्वेत सागर और ऑपरेशन विजय को सक्सेस बनाया गया। अगर इस एयरक्राफ्ट की थर्ड अचीवमेंट के बारे में बात करें तो वो थी 1995 में स्ट्रेटोस्फीयर से सोलर एक्लिप्स की एचडी इमेज को कैप्चर करना, जो कि अर्थ सरफेस से कैप्चर करना नामुमकिन था। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्यों इस एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ रहते हुए भी इस एयरक्राफ्ट को इतनी जल्दी रिटायर कर दिया गया। देखिए, 2005 के बाद हमारे पास हाई रेजोल्यूशन की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आ चुकी थी, जिससे कि हमें यह जरूरत नहीं थी कि हम एनिमी की टेरिटरी में जाकर फोटोज को कैप्चर करें। दूसरा, इस एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़्यादा महंगी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का ना मिलना, क्योंकि 1995 के बाद रशिया ने इस एयरक्राफ्ट को बनाना बंद कर दिया था, तो इस एयरक्राफ्ट की हमें मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रही थी, तो इसलिए 2006 में इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।